अध्याय 61। अग्रवालों ने उसकी शक्ति नहीं बनाई, उन्होंने बस उसे पाया। मैंने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया, इसके बजाय क्षण की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया। डोगरा ने आज मुझे क्रिपल्ड करने का इरादा किया था, मेरा एक उदाहरण बनाने का। इसके बजाय मैंने उन्हें एक स्पष्ट संदेश भेजा। मैं अब वह आदमी नहीं था जिसे धमकाया या धक्का दिया जाए। मैं पूरी तरह से कुछ और था, और कोई भी जो मुझे चुनौती देगा वह उस सबक को कठिन तरीके से सीखेगा। एक चौंकाने वाला मुकाबला। मैं मंच पर खड़ा था, ललित रस्तोगी को दीवार में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए देख रहा था। व्यायामशाला एक हैरान कर देने वाली चुप्पी में गिर गई थी, उस तरह की जो तब होती है जब लोगों की आंखों के सामने कुछ असंभव सामने आता है। ललित की छाती फूली हुई सांसों के साथ हीव्ड हुई क्योंकि उसने अपनी तरफ से पकड़ा, दर्द उसके चेहरे पर एच था। कैसे? ललित ने हौंफते हुए आगे लड़खड़ाया। ये संभव नहीं है, मेरी आंतरिक शक्ति। उसके शब्द बंद हो गए क्योंकि वह खांसने लगा, खून के स्पेक्स उसके होंठों पर डॉटिंग हो गए। प्रसिद्ध आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ अब निराशाजनक रूप से साधारण लग रहा था, उसकी प्रतिष्ठा सभी उपस्थित लोगों की आंखों के सामने टूट रहा था। मैं मदद नहीं कर सका लेकिन संतुष्टि का एक ट्विस्ट महसूस किया। आपकी आंतरिक शक्ति, क्या आप इसे कहते हैं? ललित की आंखें क्रोध के साथ चमकीं। अपने स्पष्ट दर्द के बावजूद उसने फिर से मुझ पर हमला किया। हताशा ने उसके आंदोलनों को ईंधन दिया। उसकी मुट्ठी मेरे चेहरे की ओर उड़ी, जो बची हुई शक्ति वह जुटा सकता था। मैं नहीं हिला, फ्लिंच नहीं किया, यहां तक कि अपने हाथ भी नहीं उठाए। उसके नकल्स मेरे जबड़े से स्क्वेली जुड़े, एक है जिसने मेरे सिर को वापस स्नैप कर दिया होगा, संभवतः मुझे बेहोश कर दिया होगा। इसके बजाय यह एक पत्थर की दीवार से टकराने जैसा था। मेरा सिर 1 इंच भी नहीं हिला। भीड़ सामूहिक रूप से हाँफ गई। ललित ने अपनी मुट्ठी को घूरना शुरू कर दिया, फिर मेरे चेहरे पर उसकी आंखों में हॉरर डॉनिंग हो रहा था। तुम क्या हो? मैं थोड़ा मुस्कुराया। बस कोई ऐसा जो तुम्हारे परिवार के अहंकार से थक गया है। जानबूझकर धीमी गति से मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी के साथ उसकी छाती पर बस टैप किया। प्रभाव तत्काल और विनाशकारी था। ललित एक तोप से शॉट किए गए की तरह पीछे की ओर उड़ गया, उसका शरीर हवा के माध्यम से एक रास्ता बना रहा था, इससे पहले कि वह मंच के किनारे पर नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्रेकिंग पसलियों की क्रैक अचानक शांत व्यायामशाला के माध्यम से गूंज उठी। ललित! निशा डोगरा की चीख ने शांति को छेद दिया क्योंकि वह आगे बढ़ी, उसके बगल में अपने घुटनों पर गिर गई। उसने मुझ पर घूर कर देखा, उसका चेहरा फ्योरी के साथ विकृत हो गया। तुम राक्षस! तुम उसे मार सकते थे। मैं एक भान उठाए। यह उस व्यक्ति से फनी आ रहा है जिसने कुछ ही मिनटों पहले उसे मेरी टांगें तोड़ने के लिए कहा था। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। वह अलग है। वह था, आपके आदेशों का पालन कर रहा था। मैंने उसके लिए खत्म किया। शायद आपको अगली बार अपने चैंपियंस को अधिक सावधानी से चुनना चाहिए, कुमारी डोगरा। दिलीप डोगरा भीड़ के माध्यम से धक्का दिया, उसका चेहरा राख जैसा था क्योंकि उसने अपने बेशकीमती शिष्य को दर्द में रायदिंग देखा। गुरु की आंखें ललित और मेरे बीच में गईं, गणना और डर उसकी अभिव्यक्ति में युद्ध कर रहे थे। माचस वर्मी आगे बढ़ा, अपनी संतुष्टि को नियंत्रित करने में असमर्थ था। ठीक है दिलीप, ऐसा लगता है कि आपकी आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी उतनी फॉर्मिडेबल नहीं है जितना आपने दावा किया था। दिलीप की गर्दन लाल हो गई, ह्यूमिलिएशन उसके शरीर की हर पंक्ति में स्पष्ट था। भीड़ बड़बड़ाने लगी, इशारा करने लगी, कुछ तो अपने हाथों के पीछे हंस भी रहे थे। दिलीप जैसे आदमी के लिए गर्वित, अहंकारी और सम्मान का आदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सार्वजनिक शर्मिंदगी असहनीय थी। आपकी किराए की मदद को किस्मत मिली, दिलीप ने गुस्से में बोला, कुछ गरिमा को बचाने के लिए हताश था। माचिस की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। किराए की मदद? आप उस आदमी के बारे में बात करते हैं जिसने अभी अभी आपके स्टार प्यूपल को सेकंड में ध्वस्त कर दिया। दिलीप की आंखें सनकरी हो गईं और मैंने एक कोने वाले जानवर के लुक को पहचान लिया। उसने मर्मरिंग भीड़ के चारों ओर ग्लांस्ड किया, फिर अपने कंधों को सीधा किया। ये जीत खरीदी गई थी, कमाई नहीं गई। उसने जोर से घोषणा की, उसकी आवाज व्यायामशाला के हर कोने तक ले जा रही थी। कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। आरोप हवा में लटक गया, अब्सर्ड फिर भी गणनात्मक था। मैं देख सकता था कि वह क्या कर रहा था, अपने ह्यूमिलिएशन को भ्रष्टाचार के एक नैरेटिव में बदलने का प्रयास कर रहा था। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मुझे हारने के लिए रिश्वत दी गई थी? ललित ने वहां से कहा जहां वह लेटा था, अपने गुरु की रणनीति से स्पष्ट रूप से भ्रमित था। दिलीप ने उसे एक चेतावनी लुक शॉट किया इससे पहले कि वह जारी रखे। वर्मी परिवार विद्यालय ने हमेशा सच्ची कला के बजाय अंडरहैंडेड टैक्टिक्स पर भरोसा किया है। ये तथाकथित जीत सेक्रेड युद्ध कला के करप्टिंग की उनकी इच्छा को छोड़कर कुछ भी साबित नहीं करती है। भीड़ शुरू में मेरी शक्ति के प्रदर्शन से हक्का बक्का, अब अनिश्चित लग रही थी। फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई, बिल्कुल जैसा कि दिलीप ने इरादा किया था। मैंने सुना है कि वर्मी विद्यालय लगभग दिवालिया हो गया था। क्या वे वास्तव में एक लड़ाई फेंकने के लिए किसी को भुगतान करेंगे?
ये समझाएगा कि कैसे एक नोबडी ने एक आंतरिक शक्ति के विशेषज्ञ को हराया। मैंने अविश्वास में देखा क्योंकि नैरेटिव मेरी आंखों के सामने बदल गया। माचस मेरे बगल में इंडिग्नेशन के साथ स्पटर्ड, उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने आपत्ति करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। संदेह का बीज लगाया गया था। दिलीप अपनी चाल को काम करते हुए देखकर अपने कंधों को चौकोर किया और अपने अनुयायियों को ललित को उठाने के लिए इशारा किया। हम अब इस फास में भाग नहीं लेंगे। डोगरा विद्यालय वर्मी विद्यालय और उसके भाड़े के सेनानियों के साथ किसी भी आगे के जुड़ाव से हट जाता है। वह मुड़ा, जो भी गरिमा वह बचा सकता था उसके साथ अपनी नाटकीय निकास बनाने के लिए तैयार था। रुको, मेरी आवाज ने शोर के माध्यम से काटा, शांत लेकिन शक्ति की एक अंडरकरंट ले जा रहा था जिसने तुरंत कमरे को शांत कर दिया। दिलीप मध्य कदम में रुका, उसकी पीठ स्टिफनिंग थी। इससे पहले कि आप जाएं, मैंने जारी रखा, मेरे पास एक प्रस्ताव है। वह धीरे धीरे मुड़ा, उसकी आंखों में चौकसी थी। क्या प्रस्ताव? मैं आगे बढ़ा, मंच की लकड़ी मेरे पैरों के नीचे क्रीकिंग थी। आप दावा करते हैं कि माचस ने ललित को हारने के लिए रिश्वत दी? कि मैं सिर्फ कुछ किराए की मदद हूं जो संभवतः एक असली आंतरिक शक्ति के विशेषज्ञ को निष्पक्ष रूप से नहीं हरा सकता था? ये बिल्कुल वही है जो मैं कह रहा हूं, दिलीप ने जवाब दिया, अपनी ठुड्डी को डेफिएंटली उठाते हुए। मैं मुस्कुराया और सामने की पंक्ति में कई लोग स्पष्ट रूप से कांप उठे। श्रीमान डोगरा, चूंकि आपने दावा किया कि श्रीमान माचस ने ललित को रिश्वत दी, तो ये कैसा रहेगा, आप आओ और मेरे साथ एक मैच करो। भीड़ सदमे में इरप्टेड हो गई। दिलीप डोगरा कोई साधारण युद्ध कलाकार नहीं था, वह दशकों के अनुभव के साथ एक गुरु था। अपनी रूथलेसनेस और कौशल के लिए पूरे शहर में फेमस था। कहा जाता था कि उसकी आंतरिक शक्ति ललित की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली थी। दिलीप के चेहरे पर अलार्म चमक गया इससे पहले कि वह इसे मास्क कर पाता। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? एक महज नोबडी, वही नोबडी जिसने अभी अभी आपके स्टाफ प्यूपल को बिना पसीना बहाए हराया, मैंने शांति से जवाब दिया। जब तक, बेशक, आपको डर है कि आपके आरोप झूठे साबित हो सकते हैं। माचस ने मेरी बांह पकड़ ली, उसकी आवाज मेरे कान में अर्जेंट थी। राहुल, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। दिलीप डोगरा खतरनाक है। मैंने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। मैं भी हूं। निशा अपने पिता और मेरे बीच में आ गई, उसकी आंखें ब्लेजिंग थीं। ये हास्यास्पद है। मेरे पिता 30 साल के अनुभव के साथ एक गुरु हैं। वह तुम्हें नष्ट कर देंगे, तो उसे चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने जवाब दिया, कभी भी दिलीप पर अपनी आंखें नहीं हटाईं। अगर मैं सिर्फ कुछ धोखाधड़ी हूं जो रिश्वत के माध्यम से जीता, तो निश्चित रूप से एक सच्चे गुरु मेरे साथ क्विक काम करेगा। भीड़ अब पूरी तरह से शांत हो गई थी, सभी आंखें दिलीप पर थीं। वह अपने खुद के आरोप से फंस गया था, मेरी चुनौती को अस्वीकार करो, और उसने टैसिटली रिश्वत के बारे में झूठ बोलने के लिए स्वीकार किया, इसे स्वीकार करो, और उसने उसी ह्यूमिलिएशन का जोखिम उठाया जो ललित को हुआ था। ठीक है, गुरु डोगरा, मैंने दबाया। क्या आप कॉम्बैट में अपने दावों को साबित करेंगे, या आप उन्हें एक गर्वित आदमी के हताश झूठ के रूप में प्रकट करेंगे जो हार को स्वीकार नहीं कर सकता? दिलीप का चेहरा क्रोध के साथ काला हो गया। मैंने देखा, उसके हाथ थोड़ा कांपना शुरू हो गए थे, डर से नहीं, बल्कि अपने फ्योरी को रोकने के प्रयास से। तुम इस चुनौती का पछतावा होगा, उसने चुपचाप कहा। एक ठंडी मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। किसी तरह, मुझे संदेह है। माचस आगे बढ़ा, औपचारिक रूप से भीड़ को संबोधित करते हुए। देवियों और सज्जनों, ऐसा लगता है कि आज हमारे पास एक अतिरिक्त मैच है। गुरु दिलीप डोगरा ने राहुल कुमार से चुनौती स्वीकार कर ली है। दर्शक उत्साहित बातचीत में इरप्टेड हो गए। यह अप्रत्याशित मनोरंजन था, उस तरह का नाटकीय टकराव जो हफ्तों तक गॉसिप किया जाएगा। दिलीप ने अपना बाहरी रोब हटा दिया, इसे एक चौड़ी आंखों वाली निशा को सौंपते हुए। पिताजी, उसने फुसफुसाया, सावधान रहें, उसके बारे में कुछ सही नहीं है। मैंने नाटक नहीं सुना क्योंकि मैंने मंच पर अपनी स्थिति ली। मेरे पार, दिलीप ने एक लड़ाई मुद्रा मान ली, उसका शरीर एक सच्चे गुरु की केंद्रित ऊर्जा को रेडिएटिंग कर रहा था। उसकी उपस्थिति और ललित की उपस्थिति के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट था। जहां ललित केवल प्रतिभाशाली था, दिलीप फॉर्मिडेबल था। क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे जारी रखना चाहते हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज डिसेप्टिवली शांत थी। मैं सिर्फ इसलिए पीछे नहीं रहूंगा क्योंकि तुम युवा और मूर्ख हो। मैंने अपना सिर थोड़ा सा झुका दिया। मैं भी नहीं। रेफरी, इस हाई स्टेक्स टकराव में पकड़े जाने पर स्पष्ट रूप से असहज लग रहा था, ने अपना हाथ उठाया। सेनानी तैयार हैं। दिलीप ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं बस मुस्कुराया। शुरू करो। व्यायामशाला ने अपनी सामूहिक सांस रोक ली क्योंकि दिलीप और मैंने एक दूसरे का सामना किया। हमारे बीच की हवा तनाव से भरी हुई थी। उसकी आंखों में मैं एक शिकारी की गणना देख सकता था और अनिश्चितता की पहली झलक जब उसे एहसास हुआ कि मैं डर का एक भी निशान नहीं दिखा रहा था। योद्धा की विजय, महिला का बुलावा। मैं पूरी तरह से स्थिर खड़ा था और दिलीप डोगरा के साथ मेरी आंखें मंच के पार मिलीं। व्यायामशाला उम्मीद से गूंज रही थी, सैकड़ों दर्शक अपनी सांसें रोककर खड़े थे।
ललित रस्तोगी की अपमानजनक हार देखने के बाद वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या गुरु डोगरा परिवार की प्रतिष्ठा को बहाल कर सकते हैं। दिलीप मेरे चारों ओर सावधानी से चक्कर लगा रहे थे, उनकी अनुभवी आंखें किसी भी कमजोरी को तलाश रही थीं। अपने शिष्य ललित के विपरीत वहां आंख बंद करके जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। दशकों के युद्ध ने उन्हें सावधानी सिखाई थी। अपरिहार्य को और लंबा मत खींचो, मैंने कहा। मेरी आवाज शांत कमरे में गूंज रही थी। सब इंतजार कर रहे हैं। उनका जबड़ा कस गया। घमंडी छोकरे, जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब मैं हड्डियां तोड़ रहा था, और फिर भी हम यहाँ हैं, मैंने शांति से जवाब दिया। आप बहाने बना रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उनकी कनपटी पर एक नस फड़क रही थी। उनकी बेटी निशा किनारे से चिल्लाई, पिताजी, इसे खत्म कर दो। देखा दो सबको कि डोगरा नाम का अपमान करने वालों का क्या होता है। उससे उनमें कुछ टूट गया। एक योद्धा की गर्जना के साथ दिलीप ने आखिरकार हमला किया। उनकी हरकतें तरल और सटीक थीं। उनकी मुट्ठी हवा में बिजली की गति से कटी, सीधे मेरे गले की ओर, एक संभावित घातक वार। मैं नहीं बचा। मैंने बस उनकी मुट्ठी को अपनी हथेली में पकड़ लिया। प्रभाव व्यायामशाला में एक गर्जना की तरह गूंजा, लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं हिला। दिलीप की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी मुट्ठी को मजबूती से पकड़ रखा था। असंभव, उन्होंने फुसफुसाया। मेरा आंतरिक बल मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैंने उनके लिए वाक्य पूरा किया। जानबूझकर धीमी गति से मैंने निचोड़ना शुरू कर दिया। दिलीप का चेहरा दर्द से विकृत हो गया क्योंकि उनकी हथेली में हड्डियां दबाव में चरमरा रही थीं। वह एक घुटने पर गिर गए, तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आपने मुझे किराए का नौकर कहा था, मैंने बात करते हुए कहा, इतनी तेज आवाज में कि हर कोई सुन सके। आपने मार्कस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपने कौशल के बजाय झूठ के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की। उनकी माथे पर पसीना आ गया क्योंकि वह मेरी पकड़ के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मुझे छोड़ दो, उन्होंने फुसफुसाया, जब तक आप अपना सबक नहीं सीख लेते। मैंने अचानक उनका हाथ छोड़ दिया और उसी हरकत में उनकी छाती पर एक हथेली का वार किया। वार ने उन्हें मंच के पार पीछे की ओर खिसका दिया। ललित के विपरीत मैंने अपनी शक्ति को इतना नियंत्रित किया था कि दिलीप अपने पैरों पर बने रहे, हालांकि वह स्पष्ट रूप से हिल गए थे। क्या तुम्हारे पास बस यही है? उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। उनका अहंकार उनके शरीर से ज्यादा घायल हुआ था। उन्होंने फिर से हमला किया, इस बार वारों की बौछार, मुके, लातें, कोहनी के वार, उनका प्रसिद्ध तूफान का वार जो कथित तौर पर कभी भी किसी विरोधी को हराने में विफल नहीं हुआ था। दर्शकों के लिए ये प्रभावशाली लग रहा होगा। मेरे लिए यह एक बच्चे को बेतरतीब ढंग से झूलते हुए देखने जैसा था। मैंने हर हमले को सहजता से टाल दिया या रोक दिया, पलटवार करने की भी परवाह नहीं की। स्थिर खड़े रहो और लड़ो, दिलीप ने हताशा में गर्जना की। आपकी इच्छा। मैं हिलना बंद कर दिया और उनके अगले मुक्के को अपनी छाती पर सीधे पड़ने दिया। वार से एक धीमी थप्पड़ की आवाज आई। दिलीप की विजयी अभिव्यक्ति जल्दी ही आतंक में बदल गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके सबसे अच्छे वार का कोई असर नहीं हुआ था। अब मेरी बारी, मैंने धीरे से कहा। मेरी हरकत दर्शकों के लिए देखने के लिए लगभग बहुत तेज थी। उनके कंधे पर एक साधारण हथेली का वार, लेकिन उसके पीछे की ताकत की चीख चीख गणना की गई थी। एक भयानक दरार की आवाज आई क्योंकि उनकी कॉलर बोन टूट गई। दिलीप दर्द में चिल्लाए, पीछे लड़खड़ाते हुए। पिताजी, निशा ने किनारे से चीख लगाए। मैंने उन्हें उबरने का कोई समय नहीं दिया। 2 तेज कदमों के साथ मैंने हमारे बीच की दूरी को कम कर दिया और उनके पैरों को नीचे से हटा दिया। जब वह गिर रहे थे, मैंने उनका दाहिना पैर पकड़ा और मोड़ दिया। एक और दरार की आवाज ने व्यायामशाला में गूंजा क्योंकि उनकी टांग टखने पर साफ साफ टूट गई। रुको, वह दर्द से विकृत चेहरे के साथ चीख पड़े। क्या आपकी बेटी ने ललित को मेरी टांगें तोड़ने का आदेश नहीं दिया था? मैंने पूछा, इतनी तेज आवाज में कि हर कोई सुन सके। मैं बस एहसान लौटा रहा हूँ। इससे पहले कि वह जवाब दे पाते, मैंने उनके बाएं पैर के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई। हड्डी टूटने की आवाज के बाद दिलीप की दर्द भरी चीख आई। दर्शक भयावह चुप्पी में देख रहे थे। कुछ ने मुंह मोड़ लिया। बाकी लोग तमाशे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। मैं पीछे हट गया, एक बार के गर्वित गुरु को नीचे देखते हुए। हमारे बीच का अंतर सिर्फ ताकत नहीं है दिलीप, ये चरित्र है। आपने अपनी प्रतिष्ठा दूसरों को धमकाकर और विरोधियों को कुचलकर बनाई। जब हार का सामना करना पड़ा तो आपने झूठ का सहारा लिया। निशा मंच पर दौड़ी, अपने पिताजी के बगल में घुटनों के बल गिर गई। उसने मेरी तरफ देखा, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। तुम राक्षस, तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। आपके पिताजी ने मेरी जीत पर सवाल उठाकर मुझे चुनौती दी थी, मैंने शांति से जवाब दिया। आपके परिवार ने मेरी टांगें तोड़ने की धमकी दी थी। कर्मों के परिणाम होते हैं कुमारी डोगरा, इसे याद रखना। मैं उनसे दूर मुड़ गया, मार्कस मिश्रा की ओर चलते हुए, जो सदमे और विस्मय की अभिव्यक्ति के साथ मंच के किनारे पर खड़े थे।
मुकाबला खत्म हो गया है, मैंने रेफरी को घोषित किया, जो किसी भी आधिकारिक घोषणा करने के लिए बहुत चकित लग रहे थे। जैसे ही चिकित्सा कर्मचारी दिलीप की देखभाल करने के लिए दौड़े, पूरे व्यायामशाला में फुसफुसाहटें फैल गईं। शक्तिशाली दिलीप डोगरा 1 मिनट से भी कम समय में हार गए। उनकी दोनों टांगें टूट गईं। डोगरा परिवार की प्रतिष्ठा उनके कुलपति की हड्डियों की तरह पूरी तरह से टूट गई थी। जब मैं मंच से नीचे उतरा तो मार्कस ने मेरे कंधे पर ताली दी। वह अविश्वसनीय था, उन्होंने अपनी आवाज धीमी करके कहा, लेकिन भयानक भी। आपने इस तरह से लड़ना कहाँ सीखा? मैंने उन्हें एक छोटी सी मुस्कान दी। यह एक और समय की कहानी है। हम हलचल से दूर चले गए, डोगरा परिवार को उनके बहुत ही सार्वजनिक पतन से निपटने के लिए छोड़ दिया। भीड़ हमारे सामने अलग हो गई, लोग मुझे डर और सम्मान के मिश्रण से घूर रहे थे। एक बार जब हम व्यायामशाला के एक शांत कोने में थे तो मार्कस मेरी तरफ मुड़े। राहुल, आपने आज जो किया है उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। आपने न केवल मेरे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बचाया है, बल्कि इसे उससे भी ऊंचा उठा दिया है जिसकी मैंने कभी उम्मीद की थी। मुझे मदद करके खुशी हुई। मार्कस हिचकिचाए, फिर अपनी जैकेट में हाथ डाला और एक दस्तावेज निकाला। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। यह एक अनुबंध है जो आपको वर्मी परिवार के युद्ध कला विद्यालय में 10% स्वामित्व देता है। आपके कौशल और हमारे संसाधनों के साथ हम अंबरनगर में मार्शल दुनिया पर हावी हो सकते हैं। मैंने दस्तावेज लिया, उनकी उदारता से सचमुच हैरान था। यह अप्रत्याशित है, यह मैं कम से कम कर सकता हूँ। आपकी आज की जीत हमें उससे अधिक छात्र लाएगी जितना हम संभाल सकते हैं। उनकी आंखों में उत्साह से चमक थी। क्या आप कुछ कक्षाएं पढ़ाने पर विचार करेंगे? आपकी क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति से सीखने का मौका पूरे देश से छात्रों को आकर्षित करेगा। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरे फोन की जेब में कंपन हुई। मैंने स्क्रीन पर देखा और मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। ईशा अग्रवाल, माफ कीजिए, मैंने मार्कस से कहा, कॉल का जवाब देने के लिए दूर जाते हुए। राहुल, ईशा की मधुर आवाज स्पीकर से आई। तुरंत मेरे अंदर कुछ गर्म हो गया। ईशा, यह एक सुखद आश्चर्य है। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण में बाधा नहीं डाल रही हूँ, उन्होंने कहा। मैंने वापस व्यायामशाला की ओर देखा, जहाँ चिकित्सा कर्मचारी अभी भी दिलीप डोगरा की देखभाल कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक छोटा ठहराव था। मुझे पता है कि यह आखिरी समय में है, लेकिन मुझे कल शाम को समर्स फाउंडेशन की वार्षिक पार्टी में आमंत्रित किया गया है। यह अंबरनगर में सबसे बड़े सामाजिक आयोजनों में से एक है और वह हिचकिचाई, उनकी आवाज अचानक कम आत्मविश्वास वाली थी। मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मेरे चेहरे पर मुस्कान फैलने से मैं खुद को नहीं रोक सका। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सच में, उनकी आवाज में राहत स्पष्ट थी। धन्यवाद, राहुल। पार्टी 8 बजे शुरू होती है। मैं आपको विवरण संदेश कर सकती हूँ। मैं तैयार रहूंगा, मैंने उन्हें आश्वासन दिया। हमारे फोन रखने के बाद मैं मार्कस के पास लौट आया, जिन्होंने मेरी अभिव्यक्ति पर एक भान उठाए। अच्छी खबर, उन्होंने पूछा। ईशा अग्रवाल ने मुझे कल शाम को समर्स फाउंडेशन की पार्टी में आमंत्रित किया है। मार्कस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। समर्स पार्टी सीजन का सामाजिक आयोजन है। केवल अंबरनगर के अभिजात वर्ग को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने जानकर मुस्कुराया। और आपकी अभिव्यक्ति से मैं अनुमान लगा रहा हूं कि कुमारी अग्रवाल आपके लिए सिर्फ एक व्यावसायिक संबंध से ज्यादा हैं। मैंने इसकी पुष्टि या इनकार नहीं किया, लेकिन मेरी चुप्पी पर्याप्त जवाब थी। उस मामले में मार्कस ने मेरे हाथ में अनुबंध की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाएं। जब आपके पास समय हो तो इसे देखें। और आज रात आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए रात के खाने के लिए। मुझे डर है कि मुझे इसे स्थगित करना पड़ेगा, मैंने माफी मांगते हुए कहा। मुझे कल के लिए तैयारी करने की जरूरत है। मार्कस ने समझ के साथ सिर हिलाया। तो मैं श्री राहुल के अद्भुत समय में बाधा नहीं डालूंगा। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी, खासकर जब इसमें शहर की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली महिलाओं में से एक शामिल हो। जब मैं व्यायामशाला से बाहर चला गया, अनुबंध सुरक्षित रूप से जेब में था और ईशा के विचार मेरे दिमाग में भर गए थे, तो मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि जीवन कितनी जल्दी बदल सकता है। कुछ ही हफ्ते पहले मैं शर्मा परिवार का उपहास का पात्र था, शक्तिहीन और अपमानित। अब शक्तिशाली युद्ध कला के गुरु मुझसे डरते थे, व्यवसाय के मालिक मुझे साझेदारी की पेशकश कर रहे थे, और ईशा अग्रवाल, वो महिला जिसने मेरा दिल जीत लिया था, ने मुझे शहर के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक आयोजन में अपना साथी बनने के लिए आमंत्रित किया था। कल रात आज के हिंसक टकराव से अलग होगी। कोई टूटी हड्डियां या सार्वजनिक अपमान नहीं, बस ईशा, मैं और जो भी शाम ला सकती है। इस विचार ने मुझे रिंग में किसी भी जीत से अधिक मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। चिकनी बेंटले अंबरनगर की हलचल भरी सड़कों पर चली। उसका इंजन लगभग चुपचाप गुनगुना रहा था, क्योंकि मैं आलीशान चमड़े की पिछली सीट पर ईशा अग्रवाल के बगल में बैठा था। उनकी सुगंध, कुछ नाजुक और महंगी, ने हमारे बीच की जगह को भर दिया, जिससे किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया।
हुडा परिवार का बाजार हिस्सा पिछले एक हफ्ते में 15% गिर गया है, ईशा ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ी संतुष्टि थी क्योंकि वह अपने टैबलेट पर रिपोर्टों को स्क्रॉल कर रही थी। उनके प्रमुख ग्राहक मेरे अनुमान से भी तेजी से जहाज छोड़ रहे हैं। मैं मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। सत्येंद्र हुडा के रेंगने में कितना समय लगेगा? दिन, हफ्ते नहीं। ईशा की आंखें मेरी आंखों से मिली, उनमें प्रशंसा की एक चिंगारी थी। आपकी रणनीति शानदार थी, राहुल। सीधे उन पर हमला करने के बजाय उनकी आपूर्ति श्रृंखला को लक्षित करना। उन्हें ये कभी भी पता नहीं चला। उनकी सचिव एम्मा ने सामने की यात्री सीट से अपना गला साफ किया। कुमारी अग्रवाल, हुडा परिवार के पास अभी भी काफी संसाधन हैं। हमें कम नहीं आंकना चाहिए। क्या मैंने आपकी राय पूछी? मैंने अपनी आवाज शांत रखते हुए कहा। पुराना राहुल शायद उसकी सावधानी को महत्व देता, लेकिन मैं हिचकिचाहट से तंग आ गया था। हुडा परिवार खत्म हो गया है। सत्येंद्र को वही मिलेगा जो वह हकदार है। एम्मा स्पष्ट रूप से अकड़ गई। जरूर श्री राहुल, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने ईशा की हल्की मुस्कान को पकड़ा। इस बार कोई दया नहीं? उन्होंने धीरे से पूछा। कोई नहीं, मैंने पुष्टि की। शर्मा परिवार के रात के खाने में मुझे अपमानित करने की कोशिश करते समय सत्येंद्र हुडा के संतुष्ट चेहरे की याद अभी भी जल रही थी। उन्होंने अपना पक्ष चुना जब उन्होंने मेरे खिलाफ पक्ष लिया। ईशा ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, उनके स्पर्श ने मेरी त्वचा में बिजली भेज दी। अच्छा, दया उन जैसे पुरुषों पर व्यर्थ है। बेंटली स्काईलाइन टॉवर के पास रुकी, उसका शीशे का बाहरी हिस्सा सूर्यास्त को शानदार सोने और लाल रंग में प्रतिबिंबित कर रहा था। एक वैलेट ने हमारा दरवाजा खोला और मैं पहले बाहर निकला, ईशा को अपना हाथ पेश करते हुए। वह खूबसूरती से बाहर आई, उनकी पन्ना रेशम की पोशाक प्रकाश को पकड़ रही थी। इसके लिए तैयार हो? उन्होंने मेरा चेहरा देखते हुए पूछा। मैंने अपना कस्टम सिलवाया सूट ठीक किया। ईशा का एक और उपहार जिसकी कीमत शायद 6 महीने में मैंने जितना कमाया था उससे अधिक थी। पार्टियां ठीक मेरे प्राकृतिक निवास नहीं हैं, बस मेरे पास रहना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बांह मेरी बांह से जोड़ते हुए। और याद रखना, यहाँ आधे लोग अग्रवाल परिवार के साथ काम करने के अवसर के लिए अपनी दादी को बेच देंगे। हम निजी लिफ्ट को सीधे छत पर ले गए। जैसे ही दरवाजे खुले, मुझे ध्वनियों और संवेदनाओं की लहर का अनुभव हुआ। मधुर शास्त्रीय संगीत, सुसंस्कृत बातचीत की गुनगुनाहट, क्रिस्टल ग्लास की चमक और अंबरनगर का फैला हुआ दृश्य नीचे रोशनी के कालीन की तरह फैला हुआ था। ईशा ने अभ्यास की सहजता के साथ भीड़ के माध्यम से नेविगेट किया, कभी कभी शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के लिए रुकती थीं। मैंने देखा कि दूसरे लोग उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते थे। पुरुष अपनी मुद्रा को सीधा करते थे, महिलाएं अपने आभूषणों का पुनर्मूल्यांकन करती थीं। हर कोई अचानक उनकी उपस्थिति में खुद के बारे में अधिक जागरूक हो गया था। श्री फोंटेन, उन्होंने एक चांदी के बालों वाले व्यक्ति का अभिवादन किया जो उत्सुकता से हमारे पास आया। क्या आप राहुल कुमार से मिले हैं? वह हाल ही में मेरे सबसे मूल्यवान सलाहकार बन गए हैं। उस व्यक्ति ने मेरा हाथ जोरदार हिलाया। कुमारी अग्रवाल का कोई भी दोस्त मेरा दोस्त है। क्या आप वित्त में हैं, श्रीमान कुमार? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, प्रवेश द्वार के पास एक हरकत ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरा शरीर तुरंत तनाव में आ गया। ललित रस्तोगी अभी अभी पार्टी में दाखिल हुए थे। उनके चेहरे पर अभी भी हमारे टकराव से हल्के पीले से घाव थे। उनके बगल में निशा डोगरा खड़ी थी, उनके लाल बाल भीड़ भरी छत के पार भी अचूक थे। माफ कीजिए, मैंने श्रीमान फोंटेन से कहा, मेरा ध्यान नए आने वालों पर था। ईशा ने मेरी नजर का पीछा किया और माथे पर शिकन डाली। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पता लगाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाता, निशा ने मुझे देखा। उनका चेहरा सामाजिक सौहार्द से एक पल में कच्चे नफरत में बदल गया। उन्होंने ललित की बांह पकड़ी और उन्हें हमारी दिशा में खींच लिया, उनके स्पष्ट अनिच्छा की अनदेखी करते हुए। वाह वाह, निशा ने हम तक पहुंचते ही व्यंग्य किया, उनकी आवाज दूर तक जा रही थी। देखो कौन अभिजात वर्ग के बीच होने का ढोंग कर रहा है। मैंने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी। कुमारी डोगरा, मैं देखता हूं कि आपके पिताजी आज रात आपके साथ नहीं हैं। अभी भी ठीक हो रहे हैं। ललित संदर्भ पर झिझके, लेकिन निशा की आंखें केवल कठोर हो गईं। तुम्हें लगता है कि कुछ हड्डियां तोड़ने से तुम कोई बन गए? तुम एक ठग के अलावा कुछ नहीं हो जिसे किस्मत से मिली। निशा, ललित ने बड़बड़ाया, उनकी बांह को खींचते हुए। चलो यहाँ यह नहीं करते। उन्होंने उसे झटक दिया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर कोई ठीक ठाक जाने कि वे किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वह मुड़ी, उत्सुक दर्शकों को संबोधित करते हुए जिन्होंने हमारी बातचीत देखने के लिए अपनी बातचीत बंद कर दी थी। यह आदमी एक धोखेबाज है। कल वह एक बेकार आदमी था जिसे शर्मा परिवार दया के कारण अपने पास रखता था, और आज वह हमारी दुनिया में होने का नाटक कर रहा है। मैंने अपने अंदर एक ठंडा गुस्सा उठते हुए महसूस किया, लेकिन अपनी आवाज स्थिर रखी। क्या इस क्रोध का कोई मतलब है, कुमारी डोगरा? या आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि मैंने आपके पिताजी के असली कौशल स्तर को उजागर किया? मेरे पिताजी तुमसे 10 गुना अधिक आदमी हैं।
उनकी आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि छत के पार लोग मुड़कर घूर रहे थे। तुमने ईशा अग्रवाल को किसी भी खेल से बेवकूफ बनाया होगा जो तुम खेल रहे हो, लेकिन हम बाकी जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो, एक कमीने जो हमारे जैसी हवा में सांस लेने के लायक नहीं है। मैं जवाब देने ही वाला था जब ईशा आगे बढ़ी। उनकी हरकत इतनी तरल थी कि ऐसा लगा जैसे वह हमारे बीच की स्थिति में आ गईं। भीड़ शांत हो गई क्योंकि उन्होंने निशा को एक बर्फीली नजर से देखा। आप किसे कमीना कह रही हैं? ईशा ने पूछा। उनकी आवाज नर्म थी लेकिन शांत छत पर स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। निशा लड़खड़ाई। अचानक उन्हें याद आया कि वह किससे निपट रही थीं। मैं उनका जिक्र कर रही थी। बेशक, मुझे पता है कि आप किसका अपमान कर रही थीं, ईशा ने जवाब दिया। उनका स्वर और ठंडा हो रहा था। मैं मेरी उपस्थिति में ऐसा करने के आपके अधिकार पर सवाल उठा रही थी, एक ऐसे आयोजन में जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था, जबकि आप। उन्होंने एक विराम लिया। आंखें निशा की पोशाक पर तिरस्कारपूर्वक घूम गईं। आपको ठीक ठीक किसने आमंत्रित किया, कुमारी डोगरा? निशा के चेहरे से रंग उड़ गया। समर्स फाउंडेशन ने सभी प्रमुख परिवारों को निमंत्रण भेजा। लेकिन आप आज रात अपने परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, है ना? ईशा मुस्कुराई। अभिव्यक्ति कभी उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। आपके पिताजी अभी भी अस्वस्थ हैं, और जैसा कि मुझे याद है, निमंत्रण में विशेष रूप से कहा गया था कि द्वितीयक मेहमानों को अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ललित आगे बढ़े। कुमारी अग्रवाल, मुझे सीधे आमंत्रित किया गया था। निशा मेरी +1 है। क्या ऐसा है? ईशा ने अपना ध्यान उन पर मोड़ा। श्रीमान रस्तोगी, क्या आपका परिवार उन दुर्भाग्यपूर्ण गबन के आरोपों के बाद पिछले साल समर्स फाउंडेशन बोर्ड से नहीं हटा दिया गया था? ललित को ऐसा लगा जैसे उन्हें थप्पड़ मारा गया हो। इकट्ठी हुई भीड़ में फुसफुसाहटें फैल गईं। वह मामला खारिज कर दिया गया था, उन्होंने बड़बड़ाया। आरोप हटा दिए गए थे, ईशा ने उन्हें सहजता से ठीक किया। बिल्कुल वही चीज नहीं है, है ना? मैं उन्हें काम करते हुए विस्मय और आकर्षण के मिश्रण के साथ देख रहा था। ये ईशा का एक पक्ष था जिसकी मैंने पहले पूरी तरह से सराहना नहीं की थी। अभ्यास किया हुआ सामाजिक शिकारी, अपने प्राकृतिक वातावरण में पूरी तरह से घातक। वह निशा की ओर मुड़ी। अब श्रीमान कुमार के बारे में आपकी राय के बारे में मुझे कुछ बहुत स्पष्ट करने दें। राहुल कुमार मेरे व्यक्तिगत मेहमान और व्यापारिक सहयोगी हैं। उन पर हमला मुझ पर हमला है। वह निशा के करीब गईं, अपनी आवाज को धीमा करते हुए। और आप वास्तव में मुझे दुश्मन नहीं बनाना चाहती, खासकर जब आपके परिवार की प्रतिष्ठा पहले से ही टूट चुकी है। निशा का चेहरा लाल हो गया। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी किया है। ईशा फिर से मुस्कुराई, इस बार कृत्रिम गर्मजोशी के साथ। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। आप श्रीमान कुमार से माफी मांग सकती हैं और चुपचाप शाम का आनंद ले सकती हैं, या सुरक्षा आपको बाहर निकाल सकती है। क्या होगा? तनाव उत्कृष्ट था। मैं लगभग निशा के दिमाग में चल रही गणनाओं को महसूस कर सकता था। उनका अहंकार ईशा की सामाजिक शक्ति की वास्तविकता से लड़ रहा था। अंत में ललित ने निशा की कोहनी पकड़ी। हमें चलना चाहिए, उन्होंने बड़बड़ाया। यह इसके लायक नहीं है। काय, उन्होंने उस पर फुसफुसाया, लेकिन खुद को बाहर निकलने की ओर ले जाने दिया। मेरी दिशा में एक अंतिम जहरीली नजर डाली। जैसे ही वे पीछे हटे, भीड़ बिखरने लगी। बातचीत नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू हो गई। निश्चित रूप से उन्होंने अभी अभी जो देखा था उस पर चर्चा कर रहे थे। ईशा मेरी ओर मुड़ी। उनकी संयमित बाहरी सतह से चिंता का एक संकेत टूट गया। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उनके चेहरे को छूने की इच्छा से लड़ते हुए। वह प्रभावशाली था। एक वास्तविक मुस्कान ने उनके पेशेवर मुखौटे को बदल दिया। डोगरा परिवार को ये सीखने की जरूरत थी कि कार्यों के परिणाम होते हैं। इसके अलावा उनकी आवाज धीमी हो गई। केवल मेरे लिए थी, कोई भी उस चीज का अपमान नहीं करता जो मेरी है। उनकी आवाज में मालिकाना भाव ने मेरे अंदर गर्मी भेज दी। एक पल के लिए हम वहां खड़े रहे। कुछ अनकहा हमारे बीच से गुजर रहा था। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, एम्मा, ईशा की सचिव, फिर से आई, उनके कान में कुछ फुसफुसाते हुए। मुझे कुछ देखभाल करनी है, ईशा ने माफी मांगते हुए कहा। क्या आप कुछ मिनटों के लिए अकेले ठीक रहेंगे? मुझे लगता है कि मैं आपकी अनुपस्थिति में थप्पड़ नहीं खाने का प्रबंधन कर सकता हूं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही वह चली गई, मैं छत के किनारे पर चला गया, शहर के ऊपर चमकते हुए विस्तार को देखते हुए। ठंडी रात की हवा मेरी त्वचा पर अच्छी लगी क्योंकि मैंने शाम की घटनाओं को फिर से दोहराया। ईशा अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से मेरे सम्मान की रक्षा की थी, फिर जानबूझकर मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया था जिसके संबंध अमूल्य साबित हो सकते थे। वह व्यवस्थित रूप से उन बाधाओं को दूर कर रही थीं जो मेरे रास्ते में खड़ी थीं, अपने काफी प्रभाव का उपयोग करके मेरे आगे का रास्ता प्रशस्त कर रही थीं। मैंने अंदर से आह भरी, एहसास मुझ पर छा गया। वह सिर्फ मेरी मदद नहीं कर रही थी, वह मुझ पर निवेश कर रही थी, अवसर और गठबंधन बना रही थी जिनकी मुझे आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए जरूरत होगी। सवाल ये था, वह बदले में क्या उम्मीद कर रही थी? सपाटा संगमरमर के फर्श पर गूंज रहा था, आसपास की हर बातचीत को शांत कर रहा था।
निशा डोगरा का सिर एक तरफ हो गया, उनके लाल बाल उड़ रहे थे क्योंकि वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई थीं। ईशा के हाथ का निशान उनके गाल पर लाल हो गया था। मैं जम गया, शायद ही विश्वास कर पा रहा था कि मैं क्या देख रहा था। ईशा अग्रवाल, शिष्टता और सामाजिक अनुग्रह का प्रतीक, ने अभी अभी सार्वजनिक रूप से किसी को मारा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ईशा ने कहा, उनकी आवाज खतरनाक रूप से नर्म थी। राहुल का एक बार और अपमान करो और परिणाम होंगे। निशा का हाथ उनके चेहरे पर चला गया, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि नई नफरत से सनकरी हो गईं। आपने मुझे मारा। क्या आपको कोई अंदाजा है कि मेरे पिताजी कौन हैं? आपके पिताजी वर्तमान में कई टूटी हुई हड्डियों की देखभाल कर रहे हैं, ईशा ने बीच में टोकते हुए कहा, उसी आदमी की कृपा से जिसे आपने अभी अभी कचरा कहा था। शायद आप एक अधिक व्यक्तिगत प्रदर्शन पसंद करेंगी कि वह क्यों मूर्खतापूर्ण था। हमारे चारों ओर की भीड़ एक सही घेरे में फैल गई थी, हर कोई एक सावधान दूरी बनाए रख रहा था, जबकि यह सुनिश्चित कर रहा था कि वे तमाशे का एक भी पल न चुकें। आप उसकी रक्षा करने की हिम्मत कैसे करती हैं? निशा ने फुसफुसाया, कुछ संयम हासिल करते हुए। वह एक दयनीय परजीवी के अलावा कुछ नहीं है। जो दूसरा थप्पड़ पहले से भी कठिन था। इस बार निशा ललित रस्तोगी में पीछे की ओर लड़खड़ाई, जिन्होंने उन्हें अजीब तरह से पकड़ा। ये दो है, ईशा ने शांति से कहा, अपना हाथ नीचे करते हुए। क्या आप 3 के लिए कोशिश करना चाहेंगे? मैं आगे बढ़ा, ईशा की बांह पर धीरे से एक हाथ रखते हुए। ईशा, ये ठीक है। वह इसके लायक नहीं है। ईशा ने मेरी तरफ नहीं देखा, उनकी नजर अभी भी निशा पर टिकी थी। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं किसी को भी आपके बारे में उस तरह से बात नहीं करने दूंगी। मेरी उपस्थिति में नहीं। ललित आखिरकार अपने सदमे से उबरते हुए लग रहे थे। कुमारी अग्रवाल, मुझे इस व्यवहार का विरोध करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मेरे चाचा शहर परिषद में हैं और हाँ, पार्षद रस्तोगी, ईशा ने बीच में टोकते हुए कहा, अपनी शांत नजर उन पर मोड़ते हुए। वही चाचा जो दुर्भाग्यपूर्ण गबन के आरोपों के बाद समर्स फाउंडेशन बोर्ड से हटा दिए गए थे। मुझे यकीन है कि वह एक और सार्वजनिक घोटाले में अपना नाम आने से रोमांचित होंगे। ललित स्पष्ट रूप से पीले पड़ गए। मैंने उनकी आंखों में गणना देखी क्योंकि उन्होंने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। कुमारी अग्रवाल, उन्होंने फिर से शुरू किया, उनका स्वर काफी अधिक संयमित था। मैं इस व्यवधान के लिए माफी चाहता हूँ। निशा अपने पिताजी की हाल की चोटों के बारे में परेशान है। उन्होंने बिना सोचे समझे बात की। क्या ऐसा है? ईशा ने एक भान उठाए। क्योंकि मुझे ये काफी जानबूझकर लगा। निशा ने ललित के रोकने वाले हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ कस गई। ललित, मुझे जाने दो। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। हाँ, तुम कर चुकी हो, उन्होंने दृढ़ता से कहा, फिर ईशा की ओर मुड़े। हम अब जा रहे हैं। कृपया व्यवधान के लिए मेरी सच्ची माफी स्वीकार करें। वह एक अभी भी विरोध कर रही निशा को बाहर निकलने की ओर ले जाने लगे। इससे ठीक पहले कि वे दरवाजे तक पहुंचते, उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी अभिव्यक्ति में कुछ हद तक सम्मान था। श्रीमान कुमार, उन्होंने एक हल्के सिर हिलाने के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मैंने आपके कनेक्शनों को कम आंका। जैसे ही वे दरवाजे से गायब हो गए, भीड़ फिर से बिखरने लगी, बातचीत नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू हो गई। मैं ईशा की ओर मुड़ा, जो अपनी पन्ना पोशाक की आस्तीन को ठीक कर रही थी, जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। वह अप्रत्याशित था, मैंने धीरे से कहा। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली, अभी भी नाराजगी से उज्ज्वल थीं। वह इससे भी बदतर की हकदार थी। मैंने निशा डोगरा को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन आज रात उनका व्यवहार अक्षम्य था। मैं मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे लगता है कि आपने इसे स्पष्ट कर दिया। क्या मैंने आपको शर्मिंदा किया? उन्होंने अचानक पूछा, उनके चेहरे पर भेद्यता की एक झलक आ गई। नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा। मुझे बस इस तरह किसी के द्वारा बचाव किए जाने की आदत नहीं है। तो इसकी आदत डाल लो। उन्होंने अपनी बांह मेरी बांह से जोड़ दी। अब एक व्यक्ति है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे भीड़ के माध्यम से निर्देशित किया, मैंने कई घूरों का भार महसूस किया। फुसफुसाहटें हमारा पीछा करती रहीं। राहुल कुमार वास्तव में कौन थे कि वही शाह अग्रवाल से इतनी भयंकर वफादारी की आज्ञा दे सकें? मैं खुद भी यही सोच रहा था। वह वहां है, ईशा ने फुसफुसाया, बार के पास खड़े एक प्रतिष्ठित वृद्ध सज्जन की ओर इशारा करते हुए। लियोपोल्ड शेपर्ड, एल्डोरिया बैंक के प्रबंधक। 3 जिलों में सबसे बड़ी वित्तीय संस्था। मैंने याद किया। आप मुझे उनसे क्यों मिलवाना चाहती हैं? क्योंकि कनेक्शन मुद्रा है, राहुल, उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। और यह समय है कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि उनका क्या मतलब था, हम श्रीमान शेपर्ड तक पहुंच गए थे। वह हमारे पास आने पर मुड़े, उनका चेहरा पहचान के साथ रोशन हो गया। कुमारी अग्रवाल, हमेशा की तरह एक खुशी। उन्होंने ईशा का हाथ गर्मजोशी से पकड़ा, इससे पहले कि वह अपना ध्यान मुझ पर मोड़ते। और आप राहुल कुमार होंगे। मैंने आपके बारे में कुछ दिलचस्प अफवाहें सुनी हैं, नौजवान। मैंने उनका हाथ मजबूती से हिलाया।
जो आप सुनते हैं उसका केवल आधा ही विश्वास करें, श्रीमान शेपर्ड। वह आधा जहां आपने युद्ध में रॉबर्ट डोगरा को विनम्र किया, या वह आधा जहां आप हफ्तों के भीतर कुमारी अग्रवाल के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए हैं। उनकी आंखें बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमक रही थीं। दोनों सच हैं, ईशा ने सहजता से बीच में टोकते हुए कहा। राहुल ने खुद को कई क्षेत्रों में असाधारण साबित किया है। वास्तव में उच्च प्रशंसा यह आपसे आ रहा है। श्रीमान शेपर्ड ने नए सिरे से रुचि के साथ मेरा अध्ययन किया। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, श्रीमान कुमार? मुख्य रूप से चिकित्सा, मैंने जवाब दिया। हालांकि मैंने हाल ही में अन्य रुचियां विकसित की हैं। राहुल विनम्र हो रहे हैं, ईशा ने कहा। वह एक असाधारण डॉक्टर हैं। उनके निदान कौशल अंबरनगर में बेजोड़ हैं। श्रीमान शेपर्ड की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। एक डॉक्टर, आप कहते हैं? कोई विशेष विशेषज्ञता? मैं एकीकृत दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करता हूं, मैंने सावधानी से जवाब दिया। पारंपरिक तकनीकों को अधिक अभिनव तरीकों के साथ मिलाकर। दिलचस्प। उन्होंने अपने ग्लास में एम्बर तरल को घुमाया, एक पल के लिए विचार में खोए हुए लग रहे थे। मेरी पत्नी एलेनोर कुछ समय से अस्वस्थ हैं। अंबरनगर जनरल के विशेषज्ञ कम मददगार रहे हैं। ईशा ने मुझे एक सार्थक नजर दी। शायद राहुल एक परामर्श की पेशकश कर सकते हैं। उनका दृष्टिकोण पारंपरिक चिकित्सा से काफी अलग है। मैं तुरंत समझ गया कि वह क्या कर रही थी और उनके साथ चला गया। अगर वह तैयार हो तो मुझे श्रीमती शेपर्ड को देखकर खुशी होगी। क्या आप करेंगे? बैंकर के चेहरे पर राहत चमक गई। एलेनोर महीनों से पीड़ित हैं। मैंने सब कुछ कोशिश की है, कैपिटल सिटी से भी विशेषज्ञ लाए, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। उनके लक्षण क्या हैं? मैंने पूछा, पेशेवर रुचि से सचमुच आकर्षित हो गया। पुरानी थकान, जोड़ों का दर्द, बार बार आने वाले बुखार जो बिना किसी स्पष्टीकरण के आते जाते हैं। डॉक्टर सुझाव देते रहते हैं कि यह मनोदैहिक है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को जानता हूं। उनकी हताशा स्पष्ट थी। मैंने एक पल के लिए विचार किया। वे लक्षण कई संभावनाओं का संकेत दे सकते हैं जो पारंपरिक परीक्षणों से छूट सकती हैं। वे पहली बार कब दिखाई दिए? लगभग 3 महीने पहले, जब हम दक्षिणी द्वीपों की अपनी सालगिरह की यात्रा से लौटे थे। दिलचस्प, मैंने कहा, पहले से ही संभावित निदानों को मानसिक रूप से सूचीबद्ध करते हुए। मुझे उनकी जांच करने और उनके चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करने की जरूरत होगी, लेकिन कई उष्णकटिबंधीय स्थितियां हैं जो उस तरह से प्रस्तुत हो सकती हैं। उस आदमी की आंखों में उम्मीद चमक गई। क्या आप कल हमारे घर आ सकते हैं? मैं आपसे जो भी शुल्क मांगेंगे वह दूंगा। आइए अभी भुगतान के बारे में चिंता न करें, मैंने कहा, अपने आत्मविश्वास से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए। मुझे पहले देखने दें कि क्या मैं श्रीमती शेपर्ड की मदद कर सकता हूं। आप एक भगवान का वरदान हैं, श्रीमान कुमार। उन्होंने एक व्यापार कार्ड निकाला और मुझे दिया। हमारा पता पीछे है। क्या दोपहर 2 बजे काम करेगा? बिल्कुल सही। कुछ और शिष्टाचारों का आदान प्रदान करने के बाद श्रीमान शेपर्ड ने खुद को एक और मेहमान से बात करने के लिए माफ किया। जैसे ही वह सुन पाने की दूरी से बाहर थे, मैं ईशा की ओर मुड़ा। वह आपकी योजना थी, है ना? वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। मैंने अपने नेटवर्क के माध्यम से सुना होगा कि लियोपोल्ड शेपर्ड अपनी पत्नी के लिए मदद खोजने के लिए बेताब थे, और आपने मुझे बस समाधान के रूप में तैनात कर दिया। क्या यह एक समस्या है? उन्होंने एक भान उठाते हुए पूछा। आप एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं, राहुल, और लियोपोल्ड शेपर्ड अंबरनगर के वित्तीय क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली पुरुषों में से एक हैं। मैंने सिर हिलाया, आंशिक रूप से प्रशंसा में, आंशिक रूप से अविश्वास में। आप शतरंज खेल रही हैं जबकि बाकी सब चेकर्स खेल रहे हैं, है ना? मैं इसे पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसर बनाने के रूप में सोचना पसंद करती हूँ। उन्होंने एक गुजरते हुए वेटर से 2 शैंपेन ग्लास लिए और एक मुझे दिया। अगर आप श्रीमती शेपर्ड की मदद करते हैं तो आप एक शक्तिशाली सहयोगी प्राप्त करते हैं। ये दुनिया इसी तरह काम करती है। मैंने शैंपेन की एक चुस्की ली, उनके शब्दों पर विचार करते हुए। पुराने राहुल इस तरह के रणनीतिक संबंध निर्माण से असहज होते, लेकिन मैं अब वह आदमी नहीं था। धन्यवाद, मैंने अंत में कहा, इसके लिए और पहले निशा से निपटने के लिए। आपका स्वागत है। उनकी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा, उसे थप्पड़ मारना अजीब तरह से संतोषजनक था। मैं वर्षों से ऐसा करना चाहती थी। मैं हंसा, आवाज ने मुझे अपनी सहजता से आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने देखा कि आपने खुद को नहीं रोका। मैं शायद ही कभी ऐसा करती हूँ जब यह मायने रखता है। उनकी नजर मेरी नजर पर टिकी रही। कुछ अनकहा हमारे बीच से गुजर रहा था। एम्मा, ईशा की सचिव के आगमन से हम बाधित हो गए, जिन्होंने उनके कान में कुछ जरूरी फुसफुसाया। मुझे कुछ देखभाल करनी है, ईशा ने माफी मांगते हुए कहा। क्या आप कुछ मिनटों के लिए खुद अकेले ठीक रहेंगे? मुझे लगता है कि मैं आपकी अनुपस्थिति में थप्पड़ नहीं खाने का प्रबंधन कर सकता हूं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही वह चली गई, मैं छत के किनारे पर चला गया, अंबरनगर के चमकते हुए विस्तार को देखते हुए। ठंडी रात की हवा मेरी त्वचा पर अच्छी लगी क्योंकि मैंने शाम की घटनाओं को फिर से दोहराया।
ईशा अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से मेरे सम्मान की रक्षा की थी, फिर जानबूझकर मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया था जिसके संबंध अमूल्य साबित हो सकते थे। वह व्यवस्थित रूप से उन बाधाओं को दूर कर रही थीं जो मेरे रास्ते में खड़ी थीं, अपने काफी प्रभाव का उपयोग करके मेरे आगे का रास्ता प्रशस्त कर रही थीं। मैंने अंदर से आह भरी, एहसास मुझ पर छा गया। वह सिर्फ मेरी मदद नहीं कर रही थी, वह मुझ पर निवेश कर रही थी, अवसर और गठबंधन बना रही थी जिनकी मुझे आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए जरूरत होगी। सवाल ये था, वह बदले में क्या उम्मीद कर रही थी। चिकनी काली लग्जरी गाड़ी अंबरनगर की सड़कों पर चली, शाम की रोशनी उसके पॉलिश किए गए बाहरी हिस्से पर नाच रही थी। कार के अंदर मैं ईशा के बगल में बैठा था, अभी भी पार्टी की घटनाओं को संसाधित कर रहा था। आप गहरे विचार में लग रहे हैं, ईशा ने हमारे बीच की आरामदायक चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। मैं उनकी ओर मुड़ा, ये देखकर प्रशंसा कर रहा था कि गुजरने वाली सड़क की बत्तियां उनकी सही विशेषताओं को लयबद्ध अंतरालों में कैसे रोशन करती थीं। बस इस बात पर विचार कर रहा था कि आपने लियोपोल्ड शेपर्ड को कैसे संभाला। आप इन सत्ता के खेल को सहजता से करती हैं। वह मुस्कुराई, एक वास्तविक अभिव्यक्ति जिसने उनके आमतौर पर संयमित व्यवहार को नरम कर दिया। वर्षों का अभ्यास, लियोपोल्ड आपके लिए एक उत्कृष्ट संबंध होंगे। उनका प्रभाव सिर्फ अंबरनगर के बैंकिंग क्षेत्र से परे तक फैला हुआ है। और आपको लगता है कि मैं वास्तव में उनकी पत्नी की मदद कर सकता हूं? मैंने पूछा। अगर मुझे आपकी क्षमताओं में विश्वास नहीं होता तो मैं ये सुझाव नहीं देती, राहुल। उन्होंने आगे बढ़कर अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। साधारण स्पर्श से मेरी बाह में गर्मी फैल गई। आपका चिकित्सा ज्ञान असाधारण है। अगर कोई इलेनोर शेपर्ड की मदद कर सकता है तो वह आप हैं। मुझमें उनके विश्वास का भार दोनों ही रोमांचक और भयावह था। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, ईशा की अभिव्यक्ति बदल गई, अधिक संरक्षित हो गई। राहुल, कुछ ऐसा है जिस पर मुझे आपसे चर्चा करने की जरूरत है, उन्होंने कहा। उनका स्वर अचानक गंभीर हो गया। मैंने अपने शरीर को तनाव में महसूस किया। वह क्या है? मुझे जल्द ही वेरिडिया शहर वापस जाना पड़ सकता है। ऐसा लगा जैसे हवा मेरे फेफड़ों से एक ही बार में निकल गई हो। वेरिडिया शहर, वह विशाल महानगर जो आकार और महत्व दोनों में अंबरनगर को बौना बनाता था। वह जगह जहां ईशा वास्तव में रहती थी। मैं समझ गया, मैंने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। व्यापारिक मामले, मुख्य रूप से पारिवारिक दायित्व। मैं अपनी शुरुआती योजना से अधिक समय तक दूर रही हूँ। उन्होंने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा। क्या मैं अगर जाऊं तो आप ठीक रहेंगे? आप अब यहाँ खुद को स्थापित कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। सवाल एक परीक्षा जैसा लगा, हालांकि ठीक ठीक किसका, मुझे यकीन नहीं था। मैंने उनकी आंखों में देखा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे इस पल में कुछ और मायने नहीं रखता सिवाय पूर्ण ईमानदारी के। नहीं, मैंने बस कहा, मैं ठीक नहीं रहूंगा। उनकी भान थोड़ी ऊपर उठी। नहीं, अगर आप वेरिडिया शहर जाते हैं तो मैं आपका पीछा करूंगा। शब्द आश्चर्यजनक आत्मविश्वास के साथ निकले। मैं वहां भी खुद को स्थापित करने का एक तरीका ढूंढूंगा। और जब मैंने आपके योग्य कुछ बना लिया होगा तो मैं आपसे मुझसे शादी करने के लिए कहूंगा। एक संक्षिप्त क्षण के लिए ईशा का सावधानीपूर्वक बनाए रखा हुआ संयम टूट गया। उनके चेहरे पर वास्तविक आश्चर्य चमक गया। उसके बाद कुछ गहरा था जिसने उनकी आंखों को मंद रोशनी में चमका दिया। यह एक काफी घोषणा है, राहुल कुमार, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने हर शब्द का मतलब कहा। मैंने उनकी नजर को दृढ़ता से पकड़े रखा। एक मुस्कान धीरे धीरे उनके होठों पर फैल गई। अच्छा, मुझे ठीक ठीक यही सुनने की जरूरत थी। कार मेरे अपार्टमेंट की इमारत के पास रुकी, लेकिन हम में से किसी ने भी इस पल को खत्म करने के लिए हिलने की कोशिश नहीं की। क्या तुम सच में मेरे लिए वेरिडिया शहर आओगे? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने जवाब दिया। हालांकि मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, मैं अभी तक उच्च समाज के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। वह हंसी, आवाज शांत कार में संगीत की तरह थी। आप खुद को कम आंकते हैं, हमेशा की तरह। इसके अलावा वेरिडिया शहर को अधिक पुरुषों की जरूरत है जो सत्ता के खेल के बजाय उपचार की परवाह करते हैं। आप कब जाएंगी? तुरंत नहीं, अभी भी ऐसे मामले हैं जिन्हें मुझे यहाँ देखना है। उन्होंने मेरा हाथ दबाया। लेकिन जब मैं जाऊंगी तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप तैयार हों। मैंने सिर हिलाया, अनिच्छा से कार का दरवाजा खोला। शुभ रात्रि ईशा। शुभ रात्रि राहुल। उनकी मुस्कान मेरे पीछे रात में चली गई। अगली सुबह मैं एलेनोर शेपर्ड के साथ अपनी नियुक्ति से पहले कुछ चिकित्सा ग्रंथों की समीक्षा करने के लिए जल्दी उठा। मैं गहरे शोध में था जब मेरे फोन में एक समाचार अलर्ट के साथ कंपन हुई। अग्रवाल वारिस ने अंबरनगर चैरिटी इवेंट में उपस्थिति रद्द की। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। मैंने जल्दी से लेख खोला, विवरणों के लिए स्कैन करते हुए। टुकड़ा अस्पष्ट था, केवल यह उल्लेख करते हुए कि ईशा ने आज सुबह एक बड़े चैरिटी समारोह में अपनी निर्धारित उपस्थिति को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रद्द कर दिया था। मैंने तुरंत उनका नंबर डायल किया। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो चिंता बढ़ गई। मैं फिर से कॉल करने ही वाला था जब एक पाठ संदेश आया।
मैं ठीक हूँ, बाद में समझाऊंगी। शेपर्ड परिवार के साथ अपनी नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। उनके संदेश की संक्षिप्तता ने मेरी चिंता को कम करने के लिए बहुत कम किया, लेकिन मैंने अपनी दोपहर की परामर्श के लिए तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। शहर के पार ईशा अग्रवाल का दिन एक अप्रत्याशित मोड़ ले रहा था। उनके ड्राइवर ने अभी अभी लॉरेल एवेन्यू पर गाड़ी चलाई थी, जो अंबरनगर सामुदायिक केंद्र की ओर जा रही थी, जहां उन्हें वार्षिक चैरिटी पार्टी में शुरुआती भाषण देना था। अचानक एक चिकनी लाल स्पोर्ट्स कार सीधे उनके रास्ते में मुड़ गई, जिससे उन्हें तेजी से ब्रेक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह क्या बकवास है, उनके ड्राइवर ने बड़बड़ाया, क्योंकि दो आकृतियां वाहन से निकलीं। ईशा ने उनमें से एक को तुरंत पहचान लिया, निशा डोगरा। उनके चेहरे पर अभी भी पिछली रात के थप्पड़ों से लालिमा के हल्के निशान थे। उनके साथ वाला आदमी अपरिचित था, लंबा, एक एथलेटिक निर्माण और किसी ऐसे व्यक्ति की घमंडी मुद्रा जो दूसरों को डराने का आदी था। कार में रहें, कुमारी अग्रवाल, उनके ड्राइवर ने चेतावनी दी। ईशा ने उन्हें नजरअंदाज किया, अपना दरवाजा खोला और सुबह की धूप में बाहर निकली। एम्मा, उनकी सचिव, ने जल्दी से उनका पीछा किया। क्या आप अस्वीकृति को इस तरह से संभालती हैं, निशा? रोड रेज, ईशा ने अपनी डिजाइनर धूप का चश्मा ठीक करते हुए शांत भाव से पूछा। निशा ने व्यंग्य किया, उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया। आपने वह अपमान खुद ही कमाया, ईशा ने जवाब दिया। निशा के बगल में खड़ा आदमी आगे बढ़ा, उसकी आंखें ईशा पर एक तरह से घूम रही थीं जिससे उनकी त्वचा सिकुड़ गई। तो ये प्रसिद्ध ईशा अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा। मैं एस हॉर्डिंग हूँ। आपने मेरी दोस्त को बहुत परेशान किया है। ईशा ने जल्दी से उनका आकलन किया, ये देखते हुए कि डिजाइनर कपड़े उनके कच्चे व्यवहार को पूरी तरह से छिपा नहीं सकते थे। मुझे आपका नाम या आपकी राय पूछना याद नहीं है। एस हंसे, निशा की ओर देखते हुए। तुम सही हो, उसका मुंह है। उसे लगता है कि वह छूत है क्योंकि उसके परिवार के पास पैसा है, निशा ने फुसफुसाया। मैं चाहती हूं कि वह उसने जो किया उसके लिए माफी मांगे। एस ईशा की ओर मुड़े, उनकी मुस्कान शिकारी हो गई। आपने महिला की बात सुनी, एक साधारण माफी, और हम सब अपने दिन के बारे में जा सकते हैं। ईशा ने अपना संयम बनाए रखा, हालांकि आंतरिक रूप से वह अपनी अगली चाल की गणना कर रही थी। एम्मा पहले ही एक कदम पीछे हट गई थी, फोन हाथ में था, तेजी से टाइप कर रही थी। यहाँ मेरा पलटवार है, ईशा ने समान रूप से कहा। आप दोनों अपने अत्यधिक मूल्य वाले मुआवजे के वाहन में वापस जाएं, और मैं भूल जाऊंगी कि ये दयनीय धमकी का प्रयास कभी हुआ था। निशा का चेहरा नए गुस्से से लाल हो गया। तुम डायन, तुम्हें लगता है? इससे पहले कि वह अपनी लंबी चौड़ी बात खत्म कर पाती, ईशा आगे बढ़ी और उनके चेहरे पर एक और गूंजने वाला थप्पड़ मारा, जो पिछली रात के थप्पड़ों से भी कठिन था। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम अनादरपूर्ण व्यवहार करना जारी रखोगी तो क्या होगा, ईशा ने शांति से कहा। एस की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अभी अभी किया, ईशा ने जवाब दिया, अपनी ठंडी नजर उन पर मोड़ते हुए। और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि तुम खुद को ऐसी परेशानी में पाओ जिसे तुम संभाल नहीं सकते। उनकी हंसी में कोई हास्य नहीं था। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? कोई ऐसा व्यक्ति जो एक गंभीर गलती करने वाला है, ईशा ने सपाट रूप से कहा। एस करीब आए, उनके ऊपर खड़े होकर। सुनो राजकुमारी, शायद तुम्हारे छोटे सामाजिक हलकों में लोग अग्रवाल नाम के सामने झुकते और घिसते हैं, लेकिन यहाँ वास्तविक दुनिया में। श्रीमान हॉर्डिंग, एम्मा ने बीच में टोकते हुए कहा, उनकी आवाज एक इतने छोटे कद के व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक रूप से आधिकारिक थी। मैंने अभी अभी आपके पिताजी केएन हॉर्डिंग के साथ एक बहुत ही दिलचस्प कॉल समाप्त की है। वह अपना सम्मान भेजते हैं और आपके व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। एस की अभिव्यक्ति में बदलाव तात्कालिक था। उनका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने अविश्वास में एम्मा को घूरना शुरू कर दिया। तुम झांसा दे रही हो, उन्होंने कहा, लेकिन आत्मविश्वास उनकी आवाज से गायब हो गया था। कॉल ठीक 47 सेकंड तक चला, एम्मा ने सहजता से जारी रखा। आपके पिताजी ने हॉर्डिंग इंडस्ट्रीज में आपकी आगामी स्थिति के बारे में कुछ उल्लेख किया जो इस तिमाही में आपके व्यवहार पर निर्भर है। मुझे लगता है कि उनके सटीक शब्द थे, अगर मेरा वह बेवकूफ बेटा ईशा अग्रवाल को परेशान कर रहा है तो मैं उसे मौके पर ही बेदखल कर दूंगा। निशा ने भ्रम में उनके बीच देखा। एस, वह क्या कह रही है? एस पूरी तरह से पीले पड़ गए थे। आप वही ईशा अग्रवाल हैं? वेरिडिया शहर से? क्या कोई और है? ईशा ने ठंडक से पूछा। मुझे एहसास नहीं हुआ। एस अपने शब्दों पर लड़खड़ाए, अचानक घबराए हुए लग रहे थे। कुमारी अग्रवाल, कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। यह एक गलतफहमी थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। ये स्पष्ट है, ईशा ने कहा, उनकी आवाज बर्फ की तरह थी। अब अपने आप को और अपनी दोस्त को मेरे रास्ते से हटाओ। हाँ, बेशक, एस ने निशा की बांह पकड़ी। निशा, चलो, हमें जाना है, अभी। लेकिन निशा ने विरोध करना शुरू किया। चुप हो जाओ, एस ने फुसफुसाया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह कौन है? उनका परिवार वेरिडिया शहर के आधे हिस्से का मालिक है।
जैसे ही वे तेजी से अपनी कार की ओर पीछे हटे, ईशा एम्मा की ओर मुड़ी। चैरिटी इवेंट में मेरी उपस्थिति रद्द करो। मैं उस प्रदर्शन के बाद परोपकार के मूड में नहीं हूँ। पहले ही हो चुका है, कुमारी अग्रवाल, एम्मा ने कुशलता से जवाब दिया। आपकी खेत भेज दी गई है, आपकी अनुपस्थिति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए एक उदार दान के साथ। वे अपने वाहन में लौट आए और ईशा ने अपने ड्राइवर को उन्हें उनके निवास पर वापस ले जाने का निर्देश दिया। जैसे ही वे दूर गए, उन्होंने एस को पीछे देखने वाले शीशे में देखा, जो उन्माद में अपने फोन को डायल कर रहा था। इससे ठीक पहले कि वे कोने पर मुड़ते, उन्होंने देखा कि वह फोन को अपने कान से दूर पकड़े हुए थे। उनके पिताजी की आवाज काफी तेज थी कि दूरी पर भी सुनी जा सके। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? अपना गधा यहाँ वापस लाओ। ईशा ने खुद को एक छोटी, संतुष्ट मुस्कान दी क्योंकि वे दूर चले गए। एक अग्रवाल होने के निश्चित फायदे थे, यहाँ तक कि वेरिडिया शहर से इतनी दूर भी। और कभी कभी लोगों को उस तथ्य की याद दिलाना आवश्यक था। कोर्बिन अग्रवाल का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया क्योंकि उन्होंने फोन को नीचे पटक दिया। भारी ओक का डेस्क प्रभाव के तहत हिल गया, जिससे उनका सहायक झिझक गया। वह असहनीय महिला, उन्होंने थूकते हुए कहा, अपने नमक और काली मिर्च के बालों में हाथ फेरते हुए। निशा डोगरा कौन सोचती है कि वह एक अग्रवाल से मांगे कर रही है? मुझे कुछ मिनट पहले उनके कार्यालय में बुलाया गया था और अब मैं उनके क्रोध का गवाह था। उनके दाहिने हाथ के आदमी के रूप में मैं इन विस्फोटों का आदी था, लेकिन यह एक विशेष रूप से जहरीला लग रहा था। सर, मैंने सावधानी से पूछा। कोर्बिन की आंखें मेरी आंखों से मिली, ठंडी और गणना करने वाली। डोगरा परिवार अपनी जगह भूल गया है। उनकी उस मूर्ख बेटी में ईशा को धमकाने की धृष्टता थी और अब वे एक भावनात्मक संकट के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक कठोर हंसी छोड़ी, जैसे कि एक अग्रवाल को उन परजीवियों से कभी धमकाया जा सकता है। उन्होंने अपनी उंगलियों को डेस्क पर बजाया, उनकी शादी की अंगूठी पॉलिश की हुई सतह से टकराए। हमारे 2 आदमियों को कुमारी डोगरा को उनके पारिवारिक संपत्ति में वापस ले जाने के लिए भेजो। सुनिश्चित करो कि वह समझती है कि कोई भी और अप्रियता के गंभीर परिणाम होंगे। और हमारे साथ डोगरा परिवार के अनुबंधों का क्या? कोर्बिन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उन्हें समाप्त करो, उन सभी को। आइए देखें कि वे अग्रवाल के समर्थन के बिना कैसे प्रबंधन करते हैं। मैंने सिर हिलाया, मानसिक नोट्स बनाते हुए। डोगरा परिवार हफ्तों के भीतर आर्थिक रूप से अपंग हो जाएगा। एक और बात, कोर्बिन ने जोड़ा, उनकी आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट में गिर गई। सुनिश्चित करो कि वे समझते हैं कि यह उनकी बेटी के व्यवहार का सीधा परिणाम है। मैं चाहता हूं कि वे खुद उससे निपटें। जब मैं उनके कार्यालय से निकला तो मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि इस दुनिया में भाग्य कितनी जल्दी बदल सकते हैं। एक गलत कदम, गलत अग्रवाल से एक गलत शब्द और पूरे परिवार बर्बाद हो सकते हैं। शहर के पार सत्येंद्र हुडा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर घूर रहे थे। तिमाही वित्तीय रिपोर्टें उनकी आंखों के सामने तैर रही थीं। हर ग्राफ नीचे की ओर इशारा कर रहा था, हर संख्या पिछली से छोटी थी। हुडा परिवार का व्यवसाय पैसा बहा रहा था और रक्त सूखने लगा था। श्रीमान हुडा, उनकी सचिव की आवाज ने उनके अंधेरे विचारों को तोड़ दिया। बैंक अध्यक्ष आपसे मिलने आए हैं। सत्येंद्र ने कांपते हाथों से अपनी टाई को सीधा किया। उन्हें अंदर भेजो। थॉमस रेनॉल्ड्स ने प्रवेश किया, उनकी अभिव्यक्ति ने कुछ भी नहीं दिया। एल्डोरिया बैंक के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सत्येंद्र के भाग्य को अपने हाथों में रखा था। थॉमस, आपको देखकर अच्छा लगा, सत्येंद्र ने मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि आपने हमारे ऋण आवेदन की समीक्षा कर ली है। थॉमस एक सीट पर बैठे, अपने ब्रीफकेस को उनके बीच डेस्क पर रखते हुए। मैंने किया है। मैंने आपकी वर्तमान बाजार स्थिति और पूंजी प्रवाह की भी समीक्षा की है। उन्होंने एक विराम लिया। सत्येंद्र, मैं आपको 15 साल से जानता हूं। मैं आपको व्यर्थ की बातों से अपमानित नहीं करूंगा। सत्येंद्र का गला सूख गया। और ऋण से इनकार कर दिया गया है। थॉमस के शब्द एक जल्लाद की कुल्हाड़ी की तरह गिरे। लेकिन सत्येंद्र हकलाए, इस पूंजी के बिना हम तिमाही के भीतर ढह जाएंगे। हाँ, मुझे पता है। थॉमस सचमुच खेदजनक लग रहे थे। शायद अगर आपने 6 महीने पहले हमसे संपर्क किया होता। सत्येंद्र अपनी कुर्सी में गिर गए। क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? थॉमस हिचकिचाए। एक विकल्प है। एक निजी निवेशक ने हुडा इंडस्ट्रीज में एक नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने में रुचि व्यक्त की है। कौन? सत्येंद्र ने मांग की। बेताब उम्मीद भड़क गई। वे अभी के लिए गुमनाम रहना चाहते हैं, थॉमस ने सहजता से जवाब दिया। लेकिन वे तुरंत आपको आवश्यक पूंजी डालने के लिए तैयार हैं, 51% स्वामित्व के बदले में। सत्येंद्र का दिमाग दौड़ गया। पारिवारिक व्यवसाय का नियंत्रण बेचना अकल्पनीय था, लेकिन दिवालियापन बदतर था। क्या मैं इस पर विचार करने के लिए समय ले सकता हूं? बेशक, थॉमस ने उठते हुए कहा। हालांकि मुझे उल्लेख करना चाहिए, प्रस्ताव 48 घंटों में समाप्त हो जाता है। थॉमस के जाने के बाद सत्येंद्र ने खुद को 3 उंगलियों की विस्की डाली, इसे एक जलती हुई घूंट में पी लिया।
उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मील दूर ईशा अग्रवाल मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें एक पाठ प्राप्त हुआ था कि उनकी योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। न ही उन्हें पता था कि गुमनाम निवेशक एक शेल कंपनी थी जिसे राहुल कुमार द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसमें धन का उपयोग किया गया था जिसे ईशा ने उसे सुरक्षित करने में मदद की थी। बस मेरे नीचे चरमरा रही थी, क्योंकि मैं खिड़की से गुजरते हुए ग्रामीण इलाकों को घूर रहा था। ईशान गुप्ता मेरे बगल में बैठे थे, मेरे द्वारा उन्हें दी गई चिकित्सा पत्रिकाओं को पढ़ रहे थे। कुछ समय में पहली बार बस ले रहे हो? ईशान ने जानकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया, उनकी मुस्कान वापस करते हुए। मैं ईशा से एक कार उधार ले सकता था, लेकिन ये किसी तरह गलत लगा। अभी भी उन सभी विलासिता के साथ सहज नहीं हो जो वह पेश करती है। ये वह नहीं है, मैंने कहा, खेतों को छोटे घरों के समूहों में बदलते हुए देखते हुए, क्योंकि हम शिगलांस शहर के पास आ रहे थे। मैं बस यह नहीं भूलना चाहता कि मैं कहां से आया हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? ईशान ने प्रशंसा में सिर हिलाया। यही कारण है कि आप सफल होंगे जहां दूसरे असफल होते हैं, राहुल। आप जमीन से जुड़े रहते हैं। बस एक छोटे स्टेशन पर रुक गई और कई यात्री चढ़ गए। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि कोई हमारी पंक्ति के बगल में नहीं रुका। राहुल, राहुल कुमार, क्या वह तुम हो? मैंने वर्षों में नहीं देखी हुई परिचित भूरी आंखों की एक जोड़ी में ऊपर देखा। अरुणा, अरुणा सिन्हा। उनका चेहरा पहचान के साथ रोशन हो गया। ये तुम हो? मैंने सोचा था कि मैं चीजें देख रही हूँ। ईशान विनम्रता से दूसरी सीट पर चले गए, जिससे अरुणा को मेरे बगल में खिसकने की अनुमति मिली। उनके भूरे बाल मुझे याद थे, उससे छोटे थे, एक स्टाइलिश बॉब में कटे हुए थे जो उनके दिल के आकार के चेहरे को फ्रेम करता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह क्या हो गया है। 6 साल, मैंने कहा, उन्हें देखकर सचमुच खुश था। 7, उन्होंने ठीक किया, उनकी मुस्कान चौड़ी हो गई। हाई स्कूल स्नातक के बाद से नहीं। अरुणा उन कुछ लोगों में से थीं जो तब मेरे प्रति दयालु थीं। मेरी तरह वह भी एक अनाथ थी। जब तक कि वह सिस्टम से बाहर नहीं हो गई तब तक वह पालन पोषण घरों के बीच घूमती रहीं। शिगलांस में तुम्हें क्या लाया? मैंने पूछा। मैं अब शिगलांस मेमोरियल में एक नर्स हूँ, उन्होंने गर्व से कहा। अभी अभी मेरी रात की शिफ्ट खत्म हुई है। तुम्हारे बारे में क्या? आखिरी बार मैंने सुना था तुम। वह हिचकिचाई। स्पष्ट रूप से मेरी दिया शर्मा से शादी का जिक्र कैसे करें, इस बारे में अनिश्चित थी। वह बहुत पहले खत्म हो गया है, मैंने बस कहा। मैं अब एक चिकित्सक हूँ। वैकल्पिक चिकित्सा और मुश्किल मामलों में विशेषज्ञता। उनकी भौहें ऊपर उठ गईं। तुम मेडिकल स्कूल से गुजरे। यह अद्भुत है, राहुल। तुमने हमेशा कहा था कि तुम करोगे। उनकी आवाज में वास्तविक गर्व ने मुझे गर्म कर दिया। अरुणा उन रातों के दौरान वहां थी जब मैंने एक पालन पोषण घर की रसोई की मंद रोशनी में पढ़ाई की थी, शिक्षा के माध्यम से भागने के लिए दृढ़ था। और तुम हमेशा कहा कि तुम एक दिन लोगों की मदद करोगी, मैंने कहा। वह हंसी। मैं कोशिश करती हूँ। घंटे क्रूर हैं, वेतन सामान्य है, लेकिन मुझे ये पसंद है। हमने यात्रा के बाकी हिस्सों को पकड़ने में बिताया, हाई स्कूल के बाद से हमारे जीवन की कहानियों का आदान प्रदान किया। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना ताज़ा लगा जो मुझे सब कुछ से पहले जानता था, दिया से पहले, शर्मा परिवार से पहले, ईशा से पहले। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे सिर्फ राहुल के रूप में याद करता था, बड़े सपनों वाला शांत अनाथ लड़का। जैसे ही बस शिगलांस शहर के टर्मिनल में खींची गई, हमने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। एक अजनबी मत बनना, राहुल, उन्होंने मुझे एक त्वरित गले लगाते हुए कहा। तुम्हें अच्छा करते हुए देखकर अच्छा लगा। तुम भी, अरुणा, मैं सच कह रहा हूँ। जैसे ही वह चली गई, मैंने एक अप्रत्याशित हल्कापन महसूस किया। कभी कभी सभी अराजकता और महत्वाकांक्षा के बीच सरल संबंधों की याद दिलाना अच्छा था। ईशान हमारे बैग इकट्ठा करते ही मेरे साथ फिर से जुड़ गए। पुराना दोस्त, उन कुछ वास्तविक लोगों में से एक जो मेरे पास कभी रहे हैं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। टर्मिनल के बाहर एक काली सेडान इंतजार कर रही थी। 60 के दशक में एक लंबा आदमी बाहर निकला, उसके चांदी के बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे, उसकी मुद्रा अधिकार के साथ कठोर थी। उसके बगल में एक युवा आदमी खड़ा था, शायद 30 के दशक में, एक संदेहास्पद अभिव्यक्ति के साथ जो बड़े आदमी की विशेषताओं को दर्शाती थी। डॉक्टर कुमार, बड़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया। लियोपोल्ड शेपर्ड, आने के लिए धन्यवाद। मैंने उनका हाथ मजबूती से हिलाया। यह मेरे सहायक ईशान गुप्ता हैं। लियोपोल्ड ने ईशान को हल्के से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह युवा आदमी को इशारा करते। मेरा बेटा, जोनास। जोनास ने अपना हाथ नहीं दिया, बस मुझे एक हल्के से सिर हिलाने के साथ अभिवादन किया। उनसे निकलने वाला तनाव स्पष्ट था। मुझे सीधा होने दें, डॉक्टर कुमार, लियोपोल्ड ने कहा, क्योंकि हमने अपने बैग को ट्रंक में लोड किया। मैं कुमारी अग्रवाल की सिफारिश की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि आपके तरीके सफल होंगे जहां पारंपरिक चिकित्सा विफल रही है। मैंने उनकी नज़र को दृढ़ता से मिलाया। मैं आपके संदेह को समझता हूं, श्रीमान शेपर्ड। मुझे अंधा विश्वास की उम्मीद नहीं है।
मैं केवल आपकी पत्नी की जांच करने और यह निर्धारित करने का अवसर मांगता हूं कि क्या मैं मदद कर सकता हूं। लियोपोल्ड की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बदल गया, शायद निराशाजनक उम्मीद की एक झलक उनके संदेह की बाहरी परत को तोड़ रही थी। मेरी मां ने यहां से वेरिडिया शहर तक हर विशेषज्ञ को देखा है, जोनास ने बीच में टोकते हुए कहा, उनकी आवाज तेज थी। आपको क्या लगता है कि आप वह कर सकते हैं जो वे नहीं कर पाए? मैं एक चमत्कार कार्यकर्ता होने का दावा नहीं करता, मैंने शांति से जवाब दिया। लेकिन मुझे उन मामलों में सफलता मिली है जिन्हें दूसरों ने छोड़ दिया है। लियोपोल्ड ने अपने बेटे के कंधे पर एक रोकने वाला हाथ रखा। कुमारी अग्रवाल काफी जोर दे रही थी कि हम डॉक्टर कुमार को एक मौका दें, जोनास। अकी वास्तविकता हमारे बीच लटकी हुई थी। लियोपोल्ड मुझे यहाँ नहीं चाहते थे, लेकिन ईशा अग्रवाल के सुझाव को अस्वीकार करना उनकी स्थिति में एक आदमी के लिए एक विकल्प नहीं था। मुझे सहन किया जा रहा था, स्वागत नहीं किया जा रहा था। क्या हम चलें? लियोपोल्ड ने कहा, कार का दरवाजा खोलते हुए। एलेनोर इंतजार कर रही हैं और वह आजकल आसानी से थक जाती हैं। जैसे ही मैं पिछली सीट पर बैठा, मैंने जोनास को मुझे पीछे देखने वाले शीशे में देखते हुए पकड़ा। उनकी आंखें संदेह और मुश्किल से छिपी हुई शत्रुता से भरी थीं। यह एक आसान मामला नहीं होगा, सिर्फ चिकित्सकीय रूप से नहीं, बल्कि पारिवारिक गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए भी। सेडान सड़क से दूर चली गई, मुझे एक रोगी की ओर ले जा रही थी जिसकी स्थिति अभी भी अज्ञात थी और एक घर स्पष्ट रूप से निराशा के लिए तैयार था। मैंने एक गहरी सांस ली, आगे आने वाली चुनौती के लिए खुद को केंद्रित किया। चाहे वे मुझ पर विश्वास करते थे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे खुद पर विश्वास था और कभी कभी ये पर्याप्त होना पड़ता था।